क्या आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले 90% लोग इस एक गलती को बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिज़ायर्स कभी मैनिफेस्ट नहीं होती और उनकी लाइफ कभी चेंज नहीं होती। और अगर आपकी लाइफ में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं या आपकी भी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उसका भी यही रीज़न होने वाला है। और जब तक आप अपनी इस मिस्टेक को सुधार नहीं लेते, तब तक आपकी लाइफ में ना तो कोई चेंज आने वाला है, ना तो आपकी मैनिफेस्टेशंस होने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन चाहे आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो और इस मिस्टेक को अवॉइड करते हो, तो मैं इस बात की भी गारंटी 100% देता हूँ कि आपकी लाइफ भी चेंज होगी और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी 100% होंगी। मैनिफेस्ट करना या अपनी लाइफ को बेटर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक्चुअल में देखा जाए ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम बिलीव ही नहीं कर पाते इस बात पे, या बिलीव भी अगर कर ले तो इस चीज़ को कर नहीं पाते। और नहीं कर पाने का रीज़न ये नहीं होता कि आप में कुछ कमी है। नहीं कर पाने का रीज़न एग्जैक्टली आप देखोगे हमेशा यही होता है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज है। हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि जब उसका सबसे सिंपल वाला मेथड हमारे सामने आता है तो हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। या ऐसे देखोगे तो दुनिया में 10 तरह के तरीके हो सकते हैं किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि 10 रास्ते सही है। कोई रास्ता लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन हम रास्ते के बाहर ही खड़े होकर उन 10 रास्तों को देखते हैं और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि चले कौन से वाले में, क्योंकि 10 तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे कौन सा पसंद आएगा, मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। और यही सोचने के चक्कर में हम उस जगह पे खड़े रह जाते हैं, किसी भी जगह पे नहीं जा पाते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी देखोगे तो कहीं ना कहीं से तो होती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग अगर मेरी लाइफ में देखोगे तो द सीक्रेट बुक से हुई थी। द सीक्रेट बुक जब मैंने पढ़ी थी तब मुझे पहली बार पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। वो बुक भी बहुत अच्छी थी, वो डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो आधी अधूरी थी। उसमें हर चीज़ों की बात हुई थी सिवाय वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को छोड़ करके। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब अब्राहम हिक्स अपना सेमिनार लेना स्टार्ट किए थे तो उस वक्त जो द सीक्रेट की प्रोड्यूसर हैं वो उनके पास गई थी उनके एक सेमिनार में, क्योंकि वो भी उनकी एक स्टूडेंट थी और वो प्रोड्यूस करना चाहती थी द सीक्रेट मूवी को और पब्लिश करना चाहती थी एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटेंट अब्राहम की टीचिंग से। और जब उन्होंने एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स से परमिशन ली अब्राहम की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा था वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी एस्थर या जेरी को। उनका मेन कंसर्न ये था कि अब्राहम हिक्स कभी नहीं कहती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट है। अब्राहम हिक्स ये कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है इस दुनिया का जो दुनिया के हर एक इंसान के लिए इजीली अवेलेबल है। अब द सीक्रेट ने उसको इस तरीके से मार्केट कर दिया कि ये रहस्य है जो आपको दुनिया में पता चला है, आपके अलावा किसी को नहीं पता है। जिनको पता है वो अपनी लाइफ में बहुत अमीर है, बहुत सक्सेसफुल है। जिनको नहीं पता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये एक जादू की तरह है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और वहीं अब्राहम की टीचिंग्स कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है, आप चाहे फॉलो करो या ना करो, अगर आप वाइब्रेशन को समझ जाते हो तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? उनकी अलाइनमेंट की वजह से। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपका इनर बीइंग हमेशा है आपको गाइड करने के लिए। आपको बाहर के गाइडेंस की जरूरत कभी नहीं होती अनलेस आप हमेशा परेशानी में चले जाओ, तो सोर्स आपको कोई ना कोई रास्ते से खींच करके ले ही आता है। जैसे मुझे अब्राहम के तरीके से निकाला गया। जब मुझे अब्राहम की टीचिंग्स के बारे में पता चला तब मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से किसी को टीचिंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ ही चला। किसी को स्पिरिचुअलिटी ने संभाला तो किसी को कुछ चीज़ ने संभाला, किसी ने अपना लाइफ अपना फिटनेस पे दे दिया, किसी ने अपने करियर पे दे दिया, तो उस हिसाब से उसने अपनी लाइफ को बनाया। और दूसरा, द सीक्रेट का इस तरीके से जब प्रेजेंटेशन आगे आया तो लोग बहुत ज़्यादा मैजिक पे बिलीव करने लगे। और अब्राहम कहती है कि मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आपको जो लगता है मैजिक है, जिसकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है उसके लिए वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। अगर वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप नहीं है तो वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में अभी मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप कितना खुश होंगे? आपको लगेगा कि ये जादू है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान भी है, जैसे मान लीजिए अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके लिए 1 करोड़ रुपए तो 1000 रुपए के बराबर है और वो 1 करोड़ क्या 1000 करोड़ के बराबर डेली का कमाते होंगे।
तो उनके लिए यानी अंबानी के लिए ये चीज़ बहुत नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि उनका बिजनेस उनको उस चीज़ को प्रोवाइड करता है। उनका माइंडसेट उस तरीके का है कि वो अपनी लाइफ के अराउंड उन्हीं तरह के लोगों के साथ, उन्हीं तरह के चीज़ों के साथ घिरे रहते हैं। तो उनके लिए जरा भी मैजिक नहीं है। लेकिन जब हमारे पास नहीं होता है और अचानक से वो चीज़ हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए वो मैजिक लगने लगती है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे लाइफ में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देखते हो, मैजिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉजिक है। आपको वो चीज़ लग सकता है मैजिक है क्योंकि आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से बहुत दूर हो। जब आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आम होती है। और इस किसी रीज़न की वजह से आप देखोगे तो पहले अब्राहम हिक्स भी थी, यानी एस्थर और जेरी दोनों थे द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन क्योंकि वो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो वहाँ से हट जाएंगे। वो चाहते तो लीगल बैटल लड़ सकते थे और जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने लीगली जाने का कभी भी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने वहाँ से निकलने का डिसाइड किया, क्योंकि अब्राहम हमेशा कहती हैं कि कहीं भी आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम में फंसो तो देखो कि वहाँ पे आपके लिए निकलने का सबसे इजी रास्ता कौन सा है। जो भी रास्ता आपको लगता है इजी है, आप उस जगह से निकल जाओ, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उस जगह पर जेरी और एस्थर उस जगह पे केस करते या केस लड़ने की कोशिश करते तो भले जीत जाते, लेकिन उनका रेजिस्टेंस उनकी लाइफ में ज़रूर आता। और इस तरीके से फिर जो बुक्स होती हैं या जो मूवीज़ बनती है वो लोगों को दिखाई इस तरीके से जाती है ताकि उनके माइंड को अटेंशन दिया जा सके, यानी उनका अटेंशन ग्रैब किया जा सके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो द सीक्रेट बहुत सक्सेसफुल रही ना, डॉक्यूमेंट्री में भी देखोगे बहुत सक्सेसफुल रही और बुक में भी बहुत सक्सेसफुल रही। उनको जो जो चेंजेस करने चाहिए थे मार्केट को देखते हुए उन्होंने उसी तरीके से उसको पब्लिश किया और उसी तरीके से उन्होंने अपनी सक्सेस हासिल की। और उनके पब्लिशर्स को ये चीज़ें नहीं चाहिए थी कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की बात हो उस जगह पर, क्योंकि ये वर्ड किसी को नहीं समझ में आएगा। उनका बस ये था कि विजुअलाइज करो, सोचो ये चीज़ आपकी हो चुकी है और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और अब्राहम की बुक फिर उसके बाद जब पब्लिश हुई तो वो पब्लिश हुई फिर इनके प्रोडक्शन हाउस से, यानी लुइस है जो सेल्फ लव की टीचर थी और दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर थी सेल्फ लव की, और उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी एस्थर और जेरी से। तो वो अब्राहम की बुक को जब पब्लिश करना चाहते थे तो लुइस है खुद भी एक फ़ैन की तरह आप बोल सकते हो अब्राहम की थी, और जेरी और एस्थर चाहते थे कि अब्राहम की जो टीचिंग्स है एज इट इज़ लोगों तक पहुँचे, जैसी उनको पता है, जैसी वो फॉलो करते हैं, जैसी वो मानते हैं, उसी तरीके से वो दुनिया को दे। तो इसीलिए कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, जो चीज़ होगी 100% एक्यूरेसी के साथ सही तरीके से दी जाएगी। तो उसमें जब बुक पब्लिशिंग की बात आई तो लुइस ने खुद ही कहा कि वो एज इट इज़ उसको करने के लिए तैयार है और वो अब्राहम के साथ है उसको रिलीज़ करने के लिए। फिर उन्होंने उसके बाद अपनी बुक्स को लॉन्च किया। उनकी जितनी भी बुक्स है सभी हे हाउस से आई है, जो कि लुइस हे का पब्लिशिंग हाउस है। अब अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो ये ऑब्वियसली चांस है कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों को द सीक्रेट से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला होगा, या फिर यूट्यूब चैनल से आपको पता चला होगा। और यूट्यूब पे भी जितने चैनल हैं वो द सीक्रेट के बाद ही स्टार्ट हुए हैं, द सीक्रेट की टीचिंग से ही स्टार्ट हुए हैं। और द सीक्रेट बुरी नहीं है क्योंकि वो अब्राहम की टीचिंग्स में से ही निकली है, लेकिन वहाँ पे बात ये आ जाती है कि वो आधी अधूरी है और उसमें से मेन चीज़ ही गायब है, वो है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, जिसके बारे में अब्राहम एस्थर ने दोनों ने बात की थी उनके शो पे, यानी डॉक्यूमेंट्री पे बात हुई थी। बाद में उन्होंने कट कर दिया उस सीन को जब इन्होंने डिसाइड किया उस जगह से निकलने का। और जब अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना था तो द सीक्रेट से ही जाना था, और द सीक्रेट को जब मैं पढ़ता था तो उसकी टीचिंग कुछ इस तरीके से थी, यानी उनका 3 फॉर्मूला होता था। सबसे पहला आस्क, मांगो कि आपको क्या चाहिए। दूसरा होता था बिलीव, आप बिलीव करो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। तीसरा था रिसीव, यानी वो चीज़ अब आपके जीवन में आ चुकी है। तो ये फ्रेज़ बहुत घूमता था पहले, आस्क बिलीव रिसीव, यानी मांगो जो चीज़ आपको चाहिए, उसके बाद बिलीव करो वो चीज़ आपकी हो चुकी है, और फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव सोचने के बारे में बताया था बुक में कि इस तरीके से आप सोचो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। एफर्मेशन अगर आप करोगे तो इस तरीके से करना है कि जैसे आपको बोलना है वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अब मुझे समझता नहीं था भाई, कोई चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है मैं कैसे बोल दूँ कि है, और फिर ये कहा जाता था कि शब्दों से कुछ नहीं होता, आपकी फीलिंग से होता है। फिर मैं सोचता था चलो एक बार को एफर्मेशन तो मैं कर भी लूँ कि हाँ ठीक है ये चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब इसको फील कैसे करूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है भाई, जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसकी फीलिंग मेरी लाइफ में होने से कैसी होगी मुझे क्या पता। मिलेगी तभी तो पता चलेगा कि कैसा फील होता है। और बिल्कुल नेगेटिव मत सोचना, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होगा। तो इस तरीके से क्या होता था, नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। फिर बाकी उसके बाद यूट्यूब में देख करके एंजल नंबर्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स का मैसेज, ये वो इस तरीके से देख देख के माइंड पूरा इतना कंफ्यूज हो जाता था
कि एट द एंड ऐसी जगह पे वो खड़ा हो जाता था जहाँ पर उसको रास्ता पता होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाता था, वो जा ही नहीं पाता था आगे कि मैं किस जगह पे किस डायरेक्शन पे जाऊँ, क्योंकि एक कन्फ्यूजन के तौर पे वो बंधा रहता था बाहर में ही, कि और सोचता रहता था ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, आज ये टेक्निक कर लेता हूँ, कल वो टेक्निक कर लेता हूँ, फिर वो टेक्निक कर लेता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसको कर लेता हूँ, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको कर लेता हूँ, और एट द एंड कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से हम घूम फिर के एक ही जगह में घूमते फिरते रहते हैं, फिर एट द एंड थक के वहीं रुक जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर घूमते फिरते एक ही जगह पे, फिर वापस आके वहीं रुक जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उस जगह पे फोकस कर रहे हैं जो मार्केटिंग के लिए अच्छी है, यानी जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आप उसको बार बार देखो, यानी द सीक्रेट बुक को आप बार बार पढ़ो, द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री को आप बार बार देखो, एंजल नंबर्स की वीडियोस आप बार बार देखो, या यूनिवर्स के मैसेज की वीडियोस आप बार बार देखो, क्योंकि इनको प्रेजेंट ही इस तरीके से किया जाता है कि लोगों का अटेंशन बार बार उस चीज़ पे लाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स होती हैं वो एक ही बात करती है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए करती है, जैसे अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट। अभी जैसे एक पंजाबी में बहुत फेमस मीम चल रहा है, थांडा थांडा थांडा, तोंदे तोंदे तोंदे, बाइक है बाइक है बाइक है, सियाल है, ठंड पैनी है पैनी है पैनी है। तो इस तरीके का मीम है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको दिख ही जाएगा इंस्टाग्राम में कुछ दिनों में, जिसमें एक लड़का होता है वो अपने गांव में घूम रहा होता है और बहुत ठंड का मौसम ऑलरेडी आ चुका है, और जो पंजाब साइड है वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड के मारे वो हर वर्ड को 2-3 बार रिपीट करता है कि खेत है खेत है खेत है, इधर धुंध पड़ी है धुंध पड़ी है धुंध पड़ी है, ठंड है बहुत ठंड है ठंड है, इधर बाइक है बाइक है बाइक है, और अपने पिंड का नाम फिर मतलब अपने गाँव का नाम बोलता है, सियाल है तो पिंड है, मतलब सियाल है तो ठंड पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। तो इसी तरीके से देखोगे तो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स है। अब अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ें मिलेंगी रिपीट में मिलेंगी इस मीम की तरह, अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, वोटेक्स वोटेक्स वोटेक्स, और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट में ही मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि एक साइड जो आपको दिखाया जाता है या जो आपको बताया जाता है वो मार्केटिंग के तौर पे होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उस चीज़ को बार बार देखते हैं, उसी चीज़ का बिलीफ उनके माइंड में बनता चला जाता है। जैसे जो चीज़ आप देख रहे हो वो मार्केटिंग के तौर पे बनाया गया है ताकि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब आप जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, वो आपका बिलीफ बन जाएगी। तो ऐसे में आप मार्केटिंग वाली चीज़ को अपना बिलीफ बना लेते हो, जबकि वो एक्चुअल में सच नहीं है या आधा अधूरा सच है। वहीं दूसरी तरफ आप जब उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हो तो उसके अपोजिट जब आपको कुछ बताया जाता है तो आप उस पर बिलीव नहीं कर पाते हो कि इतना ईजी कैसे हो सकता है, क्योंकि हर किसी का माइंड इसी तरीके से प्रोग्राम है कि भाई मेहनत करनी है, सारी चीज़ों का पीछे हमको स्ट्रगल करना होता है, तब हमें वो चीज़ें मिलती है। और अब्राहम दूसरे साइड कहती है कि स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में। आप इस दुनिया में अपनी लाइफ को जीने आए हो, ना कि स्ट्रगल करने आए हो, तो अपनी लाइफ को खुशी से जियो। आपको भगवान ने जीवन दिया है तो खुशी के लिए दिया है। तो फिर ये सब बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये टोटली अपोजिट लगती है। और बिलीव करना भी चाहे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने अपना सारा ध्यान उस चीज़ पे दिया होता है। अगर इस चीज़ को हम एक बार सुन भी लेते हैं कि हाँ अलाइनमेंट मैटर करती है, एक बार को वाइब्रेशन में आप आते हो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस इजीली होती है, सिर्फ मेडिटेशन से सारी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, पता चल जाता है। लेकिन वापस से जा करके हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं बार बार, क्योंकि उसका पर्पस ही वही है। उन्होंने मार्केटिंग के तौर पे उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, तो मार्केटिंग के तौर पे आप उस चीज़ को देख रहे हो, लेकिन आप उसको रियल समझ रहे हो कि उससे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। और दूसरे साइड जो चीज़ बहुत इजी है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि इधर वाली चीज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग लग रही है, इधर वाली चीज़ में रेपिटेशन ज़्यादा है, यहाँ पे नई चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं। और हमें बताया जाता है कि हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और उन नई नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में माइंड में हम इतनी चीज़ों को भर लेते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चीज़ें ज़्यादा नहीं सीखनी चाहिए, जितना सीखा है उसी को बार बार रिपीट करना चाहिए। और अब्राहम ऐसे टीचर है कि आपको जब जो जानने की ज़रूरत होगी आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते रहोगे तो आपको तब तक वो चीज़ें मिलती रहेंगी। आप लाइफ में कोई चीज़ से पीछे नहीं रहोगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने लोगे, अपने बिलीव्स अपने बनाओगे, अपने तरीके तौर तरीके अपने लाइफ के अपने हिसाब से बनाओगे, अपने हिसाब की लाइफ आप जियोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बस आपको एक कमिटमेंट लगती है कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है, इसी तरीके से चलना है। और जब आप चलते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है कि आप हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक वांटेड एक अनवांटेड। आप जिस साइड में हो वो चीज़ मैनिफेस्ट होना ही होना है। यानी जब तक आप लैक के बारे में बात करते रहोगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तब तक वो चीज़ नहीं ही होगी आपकी लाइफ में। और जब आप बोलना स्टार्ट करोगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में भले इस वक्त नहीं है, लेकिन आप बोलना स्टार्ट करोगे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, या उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी अनवांटेड से वांटेड पे।
और इस जगह पे आप जितना अपना डायरेक्शन रखोगे, फोकस रखोगे, ये आपकी लाइफ को उतना चेंज करता जाएगा और स्टार्टिंग में ही आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, जिससे आपको ये यकीन होता जाएगा कि हाँ ये टीचिंग्स वर्क करती है। यानी यूनिवर्स आपको सबूत भी साथ साथ देता जाता है जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना स्टार्ट करते हो, या फिर जिस वाइब्रेशन में हो उस तरह के आपको सबूत वो देता है। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई चीज़ के बारे में बात करते रहो, बोलते रहो, उसके बारे में सोचते रहो और वो चीज़ आपकी लाइफ में ना आए। तो ऐसा कभी नहीं होता, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों में आएगा। तो बस आपको ये समझना है कि एक तरफ मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं जो आपको फैंसीफुल दिखाती है और आपको इस तरीके से दिखाती है कि आप बार बार उस चीज़ को देखो और उसी को अपना बिलीफ बना लो। दूसरी तरफ जो चीज़ है वो देखने में बोरिंग है, एक बार आप इस जगह में घुस जाओगे आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा अपनी लाइफ जीने में कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग कैसे हो गई अचानक से। और इतनी अमेजिंग होती चली जाएगी ना कि आप अपनी जर्नी को भी इंजॉय करोगे कि जब आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, मैनिफेस्ट करने वाले हो, तो उस जगह पे जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना लाइफ में, वही आपको इतना मज़ा दिलाते हैं, वही आपको इतनी खुशी देते हैं कि आप पूरी लाइफ में अपनी इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हो। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं दुखी नहीं था, जब मैं उसको स्टार्ट कर रहा था उससे पहले हो सकता है दुखी रहूँगा, लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट किया पूरा मोमेंट ही मैंने इन्जॉय किया है, क्योंकि हर वक्त मैनिफेस्टेशन एक गिफ्ट की तरह आती थी। जो मुझे चाहिए होता था वो तो मुझे मिलता ही था, लेकिन जो अनवांटेड चीज़ें यानी जो मुझे नहीं चाहिए वो भी अगर मेरी लाइफ में आ रही है ना, तो वैसी चीज़ें आ रही हैं जो मुझे खुशी देंगी। जैसे मैं गोवा जाना चाहता था सबसे पहले, आपको पता होगा, लेकिन गोवा ना जाते हुए मैं पुरी चला गया क्योंकि मुझे बीच देखना था। गोवा में जा नहीं पा रहा था, पुरी पहुंच गया। तो पुरी का तो प्लान ही नहीं था माइंड में, लेकिन पहुंचा तो कितनी अच्छी जगह पहुंचा, सीधा जगन्नाथ जी के धाम में, और वहां उनसे जुड़ गया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ऐसा जुड़ गया कि बार बार उधर ही जाता रहता हूँ। तो ये चीज़ मैंने कॉन्शियसली नहीं सोची थी, लेकिन हुई जब मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। उसके बाद फिर मैं गोवा भी गया, और गोवा गया तो गोवा जाने के बाद इतना टाइम था मेरे पास वहाँ पे कि मैं मुंबई भी निकल गया। तो मैं तो गोवा का प्लान बना के गया था, गोवा से ही मुझे वापस घर आना था, लेकिन मैं गोवा से मुंबई भी चला गया, मुंबई से वापस गोवा आया, गोवा से फिर वापस घर आया। तो देखो, एक तरफ मैं चाह रहा था कि जहाँ मुझे घूमना है वहाँ मैं घूमा ही, उसके अलावा भी यूनिवर्स ने बाकी जगह पे घुमा दिया। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशंस होती है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये ज़्यादा इंजॉयबल होता है अगर आप एक्चुअल में इसको समझने की कोशिश करो तो। और यहाँ पर आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता, क्लैरिटी में रहता है। मार्केटिंग वाली चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके की बनी होती है, वो इमीडिएटली आपका अटेंशन ग्रैब करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको हमेशा स्ट्रेस ही देती है। अब चाहे आप इसको किसी भी चीज़ से जोड़ करके देख सकते हो, चाहे आप इसको इंस्टा रील्स में देखो, अगर आपको बार बार वो आपका अटेंशन ग्रैब करती है, या शॉर्ट्स, बेसिकली जो वीडियोस होते हैं। अब मैं वीडियोस में शॉर्ट्स नहीं बनाता, और मुझे यही शुरू से लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और एक तो मुझे टाइम भी इसको बनाने में ज़्यादा लगेगा, प्लस मैं नहीं चाहता कि दूसरे कोई अपना अटेंशन इतना छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट करे। या बेसिकली मुझे ये चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। मैं थोड़ी बहुत रील्स मैं भी देखता हूँ और शेयर भी करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये वैल्यूएबल नहीं होती है, जस्ट मार्केटिंग के लिए होती है कि आपको उतना ही अटेंशन ग्रैब करना है जितने में आपकी रील्स ग्रो करे या आपकी शॉर्ट वीडियोस ग्रो करे। और वीडियोस भी आपको उसी तरीके की बनानी होती है यूट्यूब पे जो लोगों का अटेंशन लेकर आए। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का अटेंशन आए या ना आए, जिनका आ रहा है उनको समझ में आए बस। तो इसके लिए मैं कभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का नहीं सोचता। मेरे मिनिमम सब्सक्राइबर्स, मिनिमम व्यूज़ होते हुए भी मेरे पास लाइफ में सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट्स हैं, सभी चीज़ें अच्छी हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ईजी लाइफ है, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया मैंने कभी, लेकिन स्टिल अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता हूँ। तो ये पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, ये आप चूज़ कर पाते हो जब आप इस टीचिंग्स में इस तरीके से आते हो। तो बेसिकली ये मार्केटिंग वाली चीज़ों में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप इसमें अटेंशन देते हो शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको स्ट्रेस देती है। जैसे इंस्टा रील्स है या शॉर्ट वीडियोज़ है, आप बार बार उसको देखोगे सही, लेकिन देखते देखते इतना पार कर दोगे ना, इतना टाइम उसमें निकाल दोगे, और एट द एंड जब आप टाइम भी देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। फिर क्या होगा, आप गिल्ट फील करोगे कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे नींद नहीं आ रही। या उस जगह पर कोई लॉन्ग टर्म वाला कंटेंट होता, कोई लंबा कंटेंट होता, तो आपके पास सोचने का टाइम होता, या उसको आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेते। या जैसे मेरी वीडियोस है तो आप कानों में भी लगा करके सुन सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती इस जगह पे। सेम अगर आप एडिक्शंस में भी देखो तो उसी तरीके से होता है। अगर आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो या कुछ भी इस तरीके की आपको हैबिट है, तो आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे अच्छी फीलिंग जरूर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेस वो सारी चीज़ें आपको देती है। और जितना आप उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आपको वो चीज़ें उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो समझते हो, यानी एक तरीके से मार्केटिंग वाली चीज़ों से हट करके एक रियल वाली चीज़ पे आ जाइए। रेपिटेशन आपको स्टार्टिंग में लगेगा, बोरिंग आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन एट द एंड जब आप उसमें से निकलना स्टार्ट करोगे, वही आपको सबसे ज़्यादा इंजॉयबल लगेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा,
क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये जितना सुनने में ईजी लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये ईजी है। सिर्फ एक आध चीज़ें आपको पकड़नी है और लाइफ में आपको पूरा चेंज करना है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाया था सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, और मेडिटेशन से ही मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें हासिल की है। और यहाँ पे बिलीफ का भी बहुत ज़्यादा खेल आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत जल्दी बिलीफ चेंज करो अपने, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपना चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ये आपके लिए बेटर होगा। अगर आपने मेरी वाली सक्सेस स्टोरी नहीं देखी है कि मैंने मेडिटेशन से कैसे हेल्थ, वेल्थ, अपना स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप, करियर सब मैनिफेस्ट किया, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखिएगा। और कैसे अपने बिलीव्स को इमीडिएटली चेंज करना जरूरी नहीं है, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखिएगा। ये दोनों वीडियोस आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।